हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो फैंटेसी और एडवेंचर से भरी एक ऐसी अमेजिंग मूवी है जिसे मूवी की लीड कैरेक्टर के पास एक ऐसी पावर्स होती है जिससे उसकी जुबान से निकली हर एक बात सच हो जाया करती थी। पर कहते हैं ना, ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जी हाँ, अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करने से कैसे मूवी का लीड कैरेक्टर अपनी वाइफ को खो देता है और अब आखिर कैसे वो उसी पावर्स का इस्तेमाल करके अपनी वाइफ को वापस लाता है, जानते हैं इस अमेजिंग सी मूवी में। तो मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मोर्टाइमर होता है। मोर्टाइमर अपनी वाइफ और बेटी के साथ रहा करता था। मोर्टाइमर एक सिल्वर टंग होता है। सिल्वर टंग दरअसल वैसे लोग होते हैं जिनकी जुबान से निकली हर एक चीज, हर एक बात सच हो जाया करती थी। और एक दिन जब सिल्वर टंग अपनी बेटी को कहानी सुना रहा होता है तब वो कहानी के दौरान एक जादुई लाल कपड़े का जिक्र करता है और तभी हमें उसके घर के बाहर वही जादुई लाल कपड़ा उड़ता हुआ दिखाई देता है। यानी कि सच में उसके मुंह से निकली हर एक बात सच हो जाया करती थी। और अब मूवी का प्लॉट 12 साल आगे शिफ्ट होता है जहां हम सिल्वर टंग को उसकी बेटी के साथ देखते हैं जो दरअसल अब काफी बड़ी हो चुकी होती है। दोनों एक बुक को ढूंढने किसी बुक स्टोर जा रहे होते हैं और उस बुक का नाम होता है इंकार्ट। अब दोनों वहां पहुंचकर कई शॉप्स में उस बुक को ढूंढते हैं लेकिन उन्हें वो बुक कहीं भी नहीं मिलती। और अब जैसे ही उसकी बेटी शॉप के बाहर आती है कि तभी एक आदमी उसे बात करने लगता है। इधर जैसे ही सिल्वर टंग उस आदमी को देखता है वो थोड़ा घबरा सा जाता है और फौरन अपनी बेटी को वहां से हटाकर खुद उस आदमी से बात करने लगता है। उस आदमी का नाम डस्ट फिंगर होता है। वो सिल्वर टंग से पूछता है कि क्या तुम्हें वो बुक मिली और अगर तुम्हें वो बुक मिल गई तो क्या तुम उसे पढ़ोगे। जिस पर अब सिल्वर टंग उससे काफी गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हें उससे क्या कि मैं उस बुक को पढ़ूं या नहीं। जिस पर अब वो आदमी उससे कहता है कि मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से मैं उस बुक से बाहर आ गया और अब तुम्हें उस बुक को पढ़कर मुझे वापस भेजना होगा। जिस पर अब सिल्वर टंग उससे कहता है कि मैं अब किसी भी बुक को नहीं पढ़ता, मैंने ये काम छोड़ दिया है। अब उसकी बातें सुनकर वो आदमी उससे कहता है कि ठीक है, तुम अगर प्यार से काम नहीं करोगे तो कैप्रिकॉन तुमसे जबरदस्ती ये काम करवाएगा क्योंकि वो भी कई सालों से तुम्हें इसी काम के लिए ढूंढ रहा है। अब उसकी बातें सुनकर सिल्वर टंग उसे धक्का देकर गिरा देता है और फिर अपनी बेटी को लेकर वहां से चला जाता है। रास्ते में जाते हुए उसकी बेटी उससे उस आदमी के बारे में पूछती है जिस पर अब उसके फादर उसके सवालों को टालते हुए कहते हैं कि हम अभी तुम्हारी दादी के पास जा रहे हैं। और अब हम यहाँ जान पाते हैं कि सिल्वर टंग हमेशा अपनी लोकेशन चेंज किया करता था। वो कभी भी एक जगह नहीं रुकता था, शायद उसको किसी से खतरा था और ये खतरा दरअसल किससे था ये हमें आगे पता चलेगा। इधर कुछ ही देर में सिल्वर टंग अपनी बेटी को लेकर अपनी मॉम के घर पहुंच जाता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और इधर बाहर बहुत ही तेज बारिश भी शुरू हो जाती है कि तभी अचानक उसके सामने डस्ट फिंगर आ जाता है। उसे अपने सामने देखकर सिल्वर टंग एकदम से शॉक हो जाता है। इसके बाद डस्ट फिंगर सिल्वर टंग से कहता है कि तुमने मेरे लिए उस बुक को नहीं पढ़ा ना, अब तुम इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि मैंने कैप्रिकॉन को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है और अब किसी भी वक्त वो अपने आदमियों के साथ यहाँ आता ही होगा। और उसके ऐसा कहते ही अगले ही पल कैप्रिकॉन के आदमी वहां आकर सिल्वर टंग उसकी बेटी को पकड़ लेते हैं और इसके बाद उन्हें कैप्रिकॉन के पास ले जाया जाता है। कैप्रिकॉन दरअसल डस्ट फिंगर की तरह इंकार्ट से निकला हुआ एक कैरेक्टर था जो सिल्वर टंग की एक गलती की वजह से उस बुक के बाहर आ गया था। इधर जहाँ एक तरफ डस्ट फिंगर उस बुक के अंदर जाना चाहता था ताकि वो अपनी फैमिली से मिल सके, वहीं दूसरी तरफ कैप्रिकॉन उस बुक के बाहर रहना चाहता था और इसलिए वो इंकार्ट की लगभग सारी कॉपीज को जला चुका था। इधर कैप्रिकॉन सिल्वर टंग को सामने देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और फिर उसे एक बुक पढ़ने को कहता है और ये बुक होती है अली बाबा और 40 चोर, जिसमें एक चोर बहुत सारा खजाना एक गुफा में इकट्ठा करता है और फिर कभी बाहर ही नहीं निकल पाता और गुफा में ही फंसा रह जाता है। और अब जैसे ही सिल्वर टंग उस बुक को पढ़ना स्टार्ट करता है तो वहाँ देखते ही देखते खजाने की बारिश शुरू हो जाती है। साथ ही साथ वो कैरेक्टर भी वहाँ जाता है जो उस खजाने के साथ उस गुफा में फंस गया था। इधर कैप्रिकॉन उस खजाने को देखकर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वो सिल्वर टंग से इंकार्ट के बारे में बात करता है। वो उसे कहता है कि मैं अब कभी भी इस बुक के अंदर नहीं जाना चाहता और इसलिए मैं इस आखिरी कॉपी को भी जलाना चाहता हूँ। और अब जैसे ही वो उस बुक को जलाने वाला होता है कि तभी डस्ट फिंगर उससे कहता है कि मैंने तुम्हें सिल्वर टंग का पता बताया ताकि तुम मेरी मदद कर सको, मुझे बुक के अंदर भेज सको। जिस पर अब कैप्रिकॉन उससे कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम बुक के अंदर जाओ या नहीं, मुझे बस इतना पता है कि मुझे इस बुक में वापस नहीं जाना वरना मैं एक स्लेव बनकर रह जाऊंगा। और इतना कहकर वो उस बुक को आग में फेंक देता है और फिर सिल्वर टंग उसकी बेटी को जेल में बंद कर देता है। इधर अगले सीन में हम डस्ट फिंगर को देखते हैं जिसे कैप्रिकॉन के किचन में एक लड़की दिखाई देती है। ये लड़की दरअसल बोल नहीं सकती थी और कैप्रिकॉन ने उसे यहाँ स्लेव बनाकर रखा हुआ था। वो यहाँ से कई बार भागने की कोशिश भी कर चुकी होती है लेकिन हर बार वो पकड़ी जाती है। अब इसके बाद हम डस्ट फिंगर को उस लड़की के पास देखते हैं। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें दोबारा यहाँ से भागने का मौका मिले तो क्या तुम वापस भागोगी। जिस पर वो लड़की इशारों इशारों में उससे कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल दोबारा भागूंगी। जिस पर डस्ट फिंगर अब उससे पूछता है कि तुम आखिर भागकर कहाँ जाओगी, क्या तुम्हारा यहाँ कोई अपना है। जिस पर वो लड़की उसे एक स्केच दिखाती है जिसे देखकर डस्ट फिंगर को काफी हैरानी होती है क्योंकि ये स्केच किसी और का नहीं बल्कि सिल्वर टंग और उसकी बेटी का स्केच था। यानी कि वो स्लेव लड़की कोई और नहीं बल्कि सिल्वर टंग की वाइफ होती है जो दरअसल सिल्वर टंग की गलती की वजह से वहां आ गई थी। जबकि सिल्वर टंग को ये लगता था कि उसकी वाइफ किसी बुक के अंदर चली गई है और इसीलिए वो हर बार कोई ना कोई बुक पढ़कर अपनी वाइफ को उस बुक से बाहर निकालना चाहता था। लेकिन चूंकि उसकी वाइफ किसी बुक के अंदर थी ही नहीं इसलिए वो सिल्वर टंग के बार बार बुक्स पढ़ने पर भी बाहर नहीं आती थी। अब इधर सब कुछ जानने के बाद भी वो सिल्वर टंग को उसकी वाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बताता क्योंकि उसे किसी भी हाल में बुक के अंदर जाना था। इधर नेक्स्ट सीन में हम डस्ट फिंगर को सिल्वर टंग के सामने देखते हैं। वो उसे कहता है कि देखो, कैप्रिकॉन ने तुम्हारी मदद नहीं की लेकिन हम जरूर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तुम्हें वो बुक चाहिए क्योंकि तुम्हें तुम्हारी वाइफ को उस बुक से बाहर लाना है और मुझे उस बुक के अंदर जाना है, इसलिए क्यों ना हम दोनों उस बुक को मिलकर ढूंढे। जिस पर अब सिल्वर टंग उससे कहता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। जिस पर अब डस्ट फिंगर उससे कहता है कि वो सब मुझ पर छोड़ दो और ऐसा कहकर वो उसे एक बुक देता है जिसमें एक बहुत ही भयानक तूफान का जिक्र होता है। और अब जैसे ही सिल्वर टंग उस बुक को पढ़ता है वहाँ एक बहुत ही भयानक तूफान आ जाता है जिसकी वजह से वो लोग वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। और अब जैसे ही वो लोग वहाँ से बचकर भाग रहे होते हैं कि तभी हमें सिल्वर टंग की वाइफ को दिखाया जाता है जो दरअसल डस्ट फिंगर से बाहर निकलने के लिए हेल्प मांग रही थी।
थी, लेकिन डस्ट फिंगर उसकी हेल्प नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने से सिल्वर टंग को पता चल जाता कि उसकी वाइफ बुक के बाहर है, और फिर वो उसकी बुक ढूंढने में कभी भी हेल्प नहीं करता। अब इधर नेक्स्ट सीन में हम उन लोगों को इंक हार्ट के राइटर के पास देखते हैं, जहां से उन्हें आखिरकार इंक हार्ट की दूसरी कॉपी मिल ही जाती है। डस्ट फिंगर उस बुक को देखकर बहुत खुश हो जाता है, और इसके बाद वो सिल्वर टंग को उस बुक को पढ़कर उसे बुक के अंदर भेजने को कहता है, जिस पर अब सिल्वर टंग इसके लिए मना कर देता है। वो उसे कहता है कि नहीं, जब तक मैं अपनी वाइफ को नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं तुम्हें बुक के अंदर नहीं भेजूंगा। अब उसकी बातें सुनकर डस्ट फिंगर थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि वो ये जानता था कि सिल्वर टंग की लाख कोशिश करने के बाद भी उसकी वाइफ बुक से बाहर नहीं आने वाली, क्योंकि वो तो कभी बुक में थी ही नहीं। डस्ट फिंगर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, और इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे सिल्वर टंग को सब कुछ सच सच बताना ही पड़ता है। अब उसकी बातें सुनकर सिल्वर टंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसे कहता है कि तुम पागल हो गए थे क्या, तुम मुझे ये पहले नहीं बता सकते थे, मुझे जल्दी से मेरी वाइफ की लोकेशन बताओ। जिस पर अब डस्ट फिंगर उससे कहता है कि तुम्हारी वाइफ वहीं कैद है जहां से बचकर हम अभी भागे हैं। और अब उसकी ये बात सुनकर सिल्वर टंग और डस्ट फिंगर के बीच में बहस होने लगती है, जिस पर अब डस्ट फिंगर उससे कहता है कि जैसे तुम्हें तुम्हारी फैमिली से प्यार है, वैसे ही मुझे भी अपनी फैमिली से प्यार है, और इसलिए मैं भी उस बुक के अंदर जाना चाहता हूँ। तुमने मेरे लिए उस बुक को ढूंढा, इसके लिए थैंक्स। जिस पर अब सिल्वर टंग उससे कहता है कि मुझे थैंक्स मत कहो, मेरे साथ मेरी वाइफ को ढूंढने में हेल्प करो। अब इसके बाद सिल्वर टंग अपनी बेटी को राइटर के पास छोड़कर डस्ट फिंगर के साथ अपनी वाइफ को ढूंढने चला जाता है। इधर उसी रात हम सिल्वर टंग की बेटी को एक बुक पढ़ते हुए देखते हैं, जिसमें एक डॉगी का जिक्र होता है, और तभी वहाँ बुक वाला डॉगी बुक के बाहर आ जाता है। यानी कि सिल्वर टंग की बेटी के पास भी वही पावर्स होती हैं जो सिल्वर टंग के पास थी। तभी कुछ देर बाद हमारे राइटर को कैप्रिकॉन के आदमियों के साथ देखते हैं। वो दरअसल कैप्रिकॉन के साथ मिला हुआ था। उस डॉगी को सामने देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ये लड़की भी दरअसल एक सिल्वर टंग है, और इसीलिए वो उसे पकड़कर कैप्रिकॉन के पास ले जाते हैं। साथ ही साथ वो राइटर को भी पकड़कर ले जाते हैं, क्योंकि उसने सिल्वर टंग को इंक हार्ट की कॉपी जो दी थी। अब इसके बाद वो दोनों को पकड़कर बेसमेंट में कैद कर लेते हैं। उनके साथ वाले रूम में डस्ट फिंगर भी होता है। सिल्वर टंग की बेटी उसे पूरी बात बताती है, और अगले ही पल डस्ट फिंगर सीधे सिल्वर टंग के पास जाता है। वहां जाकर वो उसे बताता है कि कैप्रिकॉन ने तुम्हारी बेटी को पकड़ लिया है। साथ ही साथ उसे इंक हार्ट की दूसरी कॉपी भी मिल गई है, और वो उस बुक की हेल्प से एक बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर को बाहर निकालना चाहता है। उस कैरेक्टर के पास बहुत ही खतरनाक ब्लैक पावर्स है, और उसका नाम ब्लैक शैडो है। वो उसे ये भी बताता है कि कैप्रिकॉन आज रात तुम्हारी बेटी से वो बुक भी पढ़वाने वाला है, जिसे सुनकर सिल्वर टंग को बहुत गुस्सा आता है। इधर अगले सीन में हम उस राइटर को सिल्वर टंग की बेटी के साथ देखते हैं। वो उसे कहता है कि मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने अब इस बुक की स्टोरी चेंज कर दी है। तुम जैसे ही इसे पढ़ोगी सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। और अब इसके पहले कि वो उस पेपर को सिल्वर टंग की बेटी को दे पाता कि तभी कुछ देर बाद कैप्रिकॉन के आदमी वहां जाते हैं। वो सिल्वर टंग की बेटी को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि आज उसे उस बुक को पढ़कर शैडो को बुक से बाहर निकालना था। अब अगले सीन में हम उसे बुक पढ़ते हुए देखते हैं। तभी बुक का कैरेक्टर शैडो वहां जाता है। वो बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन कैप्रिकॉन उसे देखकर काफी खुश हो जाता है। इधर राइटर को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था, और इसलिए वो चेंज की हुई स्टोरी को डॉगी की हेल्प से सिल्वर टंग की बेटी तक पहुंचा देता है। अब सिल्वर टंग की बेटी उस पेज को पढ़ना शुरू करती है, जिसमें ये लिखा होता है कि शैडो कैप्रिकॉन को मारने आ रहा है, और अब बिल्कुल वैसा ही होने लगता है। जैसे शैडो उसकी तरफ बढ़कर उसे मारने वाला होता है कि तभी कैप्रिकॉन के आदमी सिल्वर टंग की बेटी से वो पेपर छीन लेते हैं, और अब शैडो कैप्रिकॉन को नहीं मार पाता और वहीं रुक जाता है। कुछ देर बाद वहां अजीब अजीब से क्रिएचर्स आने लगते हैं, जिन्हें दरअसल कैप्रिकॉन ने ही बुलाया होता है। इधर सिल्वर टंग अपनी बेटी से आगे की स्टोरी पढ़ने को कहता है, जिस पर वो अब अपने फादर से कहती है कि मेरे पास कोई पेज नहीं है, मैं आगे की कहानी कैसे पढ़ूं। जिस पर अब सिल्वर टंग अपनी बेटी की तरफ एक पेन फेंकते हुए कहता है कि आगे की स्टोरी तुम्हें हाथ में लिखकर पढ़ना होगा। जिस पर अब वो बिल्कुल ऐसा ही करने लगती है। वो अब अपने हाथ में लिखती है कि कैप्रिकॉन राख में बदलकर मर गया है, और अब सच में कैप्रिकॉन राख में बदलकर मर जाता है। इसके बाद वो लिखती है कि शैडो भी अपनी दुनिया में वापस जाकर मर गया है, और इधर उसके ऐसा कहते ही शैडो वहां से चला जाता है। इसके बाद वो लिखती है कि इस बुक की जितने भी कैरेक्टर्स बुक के बाहर है वो सभी वापस बुक में चले गए, और अब बिल्कुल वैसा ही होता है। वहां मौजूद जितने भी कैरेक्टर्स बुक के बाहर होते हैं वो सब के सब बुक के अंदर चले जाते हैं, लेकिन डस्ट फिंगर सिल्वर टंग की बेटी से काफी दूर होता है, और इसीलिए वो उसकी आवाज नहीं सुन पाता, जिसकी वजह से वो बुक के अंदर नहीं जा पाता। वहां जाने पर वो सिल्वर टंग को उसकी फैमिली के साथ देखता है। उसे ऐसा लगता है कि सिल्वर टंग अब उसके लिए कभी भी बुक नहीं पढ़ेगा, क्योंकि अब उसकी वाइफ उसे मिल चुकी थी। लेकिन यहाँ वो काफी गलत होता है, और अब जैसे ही डस्ट फिंगर वहां से जा रहा होता है कि तभी वहां सिल्वर टंग आ जाता है, और वो उसके लिए वो बुक पढ़ देता है, जिससे अब डस्ट फिंगर फाइनली अपनी बुक की दुनिया में वापस चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।